नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आंकड़ों को लेकर के। आप देखते होंगे कि हमने इससे पहले की कक्षा में यही अर्थात डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा को मैंने पढ़ाया था। उसके प्रथम चरण को, प्रथम पार्ट को मैंने पढ़ाया था। आज उसी को जारी रखते हुए उसके सेकेंड पार्ट जो है अर्थात आंकड़ों का रेखाचित्र या बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण, जिसको कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दोनों में से कोई मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पर आपको री नहीं मिलेगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मिलेगा, तो घबराना नहीं है, पहली बात। अब हम इसके संपूर्ण तथ्यों पर आते हैं कि ये तथ्य क्या है, अर्थात जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जिसको कि हम रेखा बिंदु रेखीय प्रदर्शन कहते हैं या प्रस्तुतिकरण कहते हैं। दरअसल होता क्या है, कोई भी जब सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं, सांख्यिकीय आंकड़े जब होते हैं, कोई भी सांख्यिकीय आंकड़े, अब जब सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं तो इसको अगर हम अंक में प्रदर्शित नहीं करते हुए जब हम ग्राफ में प्रदर्शन करते हैं, रेखाचित्र में प्रदर्शन करते हैं, बिंदु रेखीय में प्रदर्शन करते हैं, उसको जब हम किसी रेखाचित्र के माध्यम से या बिंदु रेखीय के माध्यम से, कर्व के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। दरअसल इन चीज़ों को आप समझिए कि कभी भी सांख्यिकीय आंकड़े बहुत सारे होते हैं, खास करके हम शोध की हम बात करते हैं तो शोध में सांख्यिकीय आंकड़े आपको मिलते हैं। जब सांख्यिकीय आंकड़े मिलते हैं तो सांख्यिकीय आंकड़े को हम अंकों में अर्थात न्यूमेरिक में 105, 108, 180, 189 इन आंकड़ों को जब हम अंक में प्रदर्शित नहीं करते हुए, जब हम किसी भी, मान लीजिए कि इसको हम ग्राफ के माध्यम से या बिंदु रेखीय माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं, हम ठीक उसी को बिंदु रेखीय प्रदर्शन या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। अब हम सीधे आते हैं, हम करते क्यों हैं आखिर भैया? तो हम इसलिए करते हैं कि आप देखेंगे तो जब आंकड़े रहते हैं अंकों में, तो अंकों में सब लोग देखना भी उसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आंकड़े अपने आप में उलझे हुए रहते हैं और जो उसके वास्तविक लोग होते हैं या बहुत सारे उसको जानने वाले होते हैं, विशेषज्ञ हम कह सकते हैं कि जो उसके विशेषज्ञ होते हैं वही उसको वाकई जानने की कोशिश करते हैं या जानने के इच्छुक रहते हैं। लेकिन अगर हम सामान्य लोगों की बात करें तो वो उन लोगों को ऐसे ही वो बोरिंग लगता है। और जब हम किसी माध्यम से उसी अंकों को जब हम ग्राफ के माध्यम से डिजाइन कर देते हैं या कर्व रेखीय के माध्यम से, कर्व के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, हम वक्र के माध्यम से या आंकड़ों को रेखाचित्र के माध्यम से या बिंदु रेखा के माध्यम से हम जब उसको प्रदर्शित कर देते हैं, तब वो क्या होता है, एक नीरस सा दिखने वाला डेटा एक सजीव हो जाता है, वो दूर से ही आपको अच्छा लगने लगता है। हम बात करें अगर कोई भी एक बहुत सारा जो आंकड़े हैं वो अंक में हैं, आपको दिखाया जाए, और जो एक ऐसे आंकड़े हैं जो कि इसमें मतलब आपको ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाया गया है, उसमें भी विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया गया है, एकदम सजीव उसको बनाया गया है, आपको वो देखने में बहुत अच्छा दूर से ही लगेगा। और दूसरी चीज, आप उसके बारे में दूर से ही ये पता लगा लेंगे कि इसके मुकाबले ये बड़ा है और इसके मुकाबले ये बड़ा है और इसके मुकाबले ये छोटा है। लेकिन आपको इसके माध्यम से आपको एकदम से बहुत विशेषज्ञता से आपको देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये, अर्थात हम किसी भी अंकों को, किसी भी प्रदत्तों को, किसी भी आंकड़ों को
हम निर्जीव से सजीव बनाने के लिए, या उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि रुचिकर बनाने के उद्देश्य से हम इसका प्रदर्शन करते हैं। किसका प्रदर्शन करते हैं? तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का, हम ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, आंकड़ों का, हम उसको स्थापित यहां पर करते हैं। अब इसके बहुत सारे मायने भी हैं। इसके माध्यम से आप देखेंगे तो आसानी से आप इसको देख करके सुगमता से समझने में आसानी होती है। फिर आप क्या करते हैं कि इसके आंकड़ों को आप वर्गीकृत भी करने में समर्थ हो जाते हैं। कौन किसमें, अर्थात कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा है, कौन सा किसमें है, वो आपको दूर से ही नजर आ जाती है। इसके बहुत सारे मायने हैं, जिसके कारण से हम क्या करते हैं कि खास करके शोधों में या बहुत सारे अलग अलग जगहों पर हम आज के समय में इसका, अर्थात जो ग्राफिकल डेटाज हैं उसका हम बहुत ज़्यादा धड़ल्ले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मतलब रुचिकर और संदर्भित माना जाता है। अब हम इसमें आते हैं कि इसके कुछ मुख्य नियम होते हैं। अगर आप मान लीजिए कि रेखाचित्र बनाएंगे तो रेखाचित्र आप ऐसे नहीं बना देंगे, इसके कुछ मायने होते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। अगर इसके कुछ जो नियम होते हैं, उन नियमों को की अगर हम बात करेंगे तो आप जब भी इसमें, तो सबसे पहले ये जानिए कि इसमें जो आंकड़े होते हैं, अर्थात जो चर राशियां बहुत सारी, दो या दो से अधिक चर राशियां होती हैं, उन दोनों चर राशियों के बीच जो है वो आप इसमें डिवीजन करने में समर्थ होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें तो मान लीजिए कि जो चर राशियां होती हैं वो दो या अधिक हो सकती हैं। उन चर राशियों को जब हम रेखाचित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, हम उसको ही डेटा प्रस्तुतिकरण कहते हैं या रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण कहते हैं। अब हम आते हैं इसके जो कुछ नियम होते हैं कि जो x होता है, वो x क्या होता है कि ये स्वतंत्र होता है। वो x को स्वतंत्र चर के माध्यम से दर्शाया जाता है, और y को क्या, तो आश्रित चर के माध्यम से दर्शाया जाता है। अब आप देखिएगा कि ऐसे रहते हैं, तो ये हमेशा क्या रहेगा, तो x रहेगा, और ये हमेशा क्या रहेगा, y रहेगा। दैट मीन्स कि आप ये देखेंगे कि ये जो x है वो क्या होता है, हमेशा स्वतंत्र चर होता है, और ये क्या होता है, परतंत्र चर होता है। पहली बात कि हम परतंत्र चर को y के माध्यम से दर्शाते हैं, जो कि ऊपरी सिरा के माध्यम से दर्शाते हैं, और जो स्वतंत्र चर होता है हम उसको x के माध्यम से दर्शाते हैं। अब दूसरी चीजें इसमें यह है कि हमेशा क्या होता है कि y से हमेशा x की रेखा बड़ी होनी चाहिए। जब भी हम, हालांकि आप कुछ भी बना दें वो अलग बात है, लेकिन सामान्य नियम की हम अगर बात करेंगे तो ये हमेशा जो परतंत्र चर की रेखा है, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं सीधे तौर पर कि y जो है, y का अक्ष जो है, वो y का अक्ष हमेशा x के अक्ष से हमेशा छोटे होने चाहिए। फिर इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं कि इसमें जिस भी स्थिति के लिए, जिस भी उद्देश्य के लिए आपने इसको बनाया है, वो स्पष्ट और एकदम से उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्पष्टता उसमें नहीं है, कुछ भी आपने बना दिया, कुछ भी कर दिया, इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर इसके जो नियम हैं वो क्या है कि x अक्ष जो है उसको हम स्वतंत्र चर के माध्यम से दर्शाते हैं, और y अक्ष को जो है हम वो आश्रित चर या परतंत्र चर के माध्यम से दर्शाते हैं। दूसरा कि y चर हमेशा x अक्ष से छोटा होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि x अक्ष हमेशा y अक्ष से बड़ा होता है। अब हम सामान्य नियम की भी हम बात कर लिए कि सामान्य नियम। अब हम देखते हैं कि इसका जो, अर्थात जो आंकड़ों का रेखाचित्र या बिंदुरेखीय प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण है, या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो हैं, उसके मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो इसके मुख्य तौर पर हम देखें तो इसके 4 प्रकार होते हैं। 4 जो प्रकार होते हैं उसमें जो पहला प्रकार है
स्तंभाकृति अर्थात हिस्टोग्राम। फिर दूसरा है आवृत्ति बहुभुज, और आवृत्ति बहुभुज जिसको कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कहते हैं। फिर तीसरा जो होता है संचयी आवृत्ति वक्र। संचयी आवृत्ति वक्र अर्थात हम इसको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। फिर तीसरा होता है, सॉरी तीसरा नहीं, अब चौथा होगा संचयी प्रतिशत वक्र या ओजाइब, इसको हम कहते हैं कुमुलेटिव परसेंटेज कर्व और ओजाइब, इसको हम कैसे कहते हैं। अब ये जो आप देखेंगे कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो होते हैं वो मुख्य तौर पर चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार में पहला होता है कौन सा, स्तंभाकृति, अर्थात हम इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। आवृत्ति दूसरा होता है आवृत्ति बहुभुज जिसको कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। संचयी आवृत्ति वक्र जिसको कि हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। और चौथा होता है संचयी प्रतिशत वक्र या ओजाइव जिसको कि हम कुमुलेटिव परसेंटेज कर्व और ओजाइव कहते हैं। तो मुख्य तौर पर सबसे पहले हम आते हैं, थोड़ा सा हम आपको बताते जाएंगे कि ये पहला कौन सा है। तो पहला है आपका स्तंभाकृति। तो स्तंभाकृति क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है। तो स्तंभाकृति हम उसको कहते हैं जिसको कि आंकड़ों को हम स्तंभों में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जब हम किसी भी आंकड़ों को जब हम स्तंभों में दर्शाते हैं, जैसे यहाँ पर y हो गया, x हो गया, और हम इसको, क्योंकि ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, आंकड़ों के माध्यम से हम दर्शाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जब हम स्तंभों में दर्शाते हैं किसी भी आंकड़े को, किसी भी अंकों को, किसी भी आंकड़ों को, प्रदत्तों को जब हम किस में दर्शाते हैं, स्तंभों में दर्शाते हैं, तो हम इसको हिस्टोग्राम या स्तंभाकृति आकृति कहते हैं। तो दूसरा आता है आपका कौन सा, तो आवृत्ति बहुभुज जिसको कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन का अर्थ होता है बहुभुज, अर्थात विभिन्न रेखाओं वाला। इसमें हम करते क्या है दरअसल, तो इसमें जैसे कि हम एक इसमें जैसे सी आई हो जाता है, फिर मध्य बिंदु हो जाता है, हम ये बताने के लिए बता रहे हैं। फिर ये मध्य बिंदु के अलावा आपको क्या हो जाता है, तो सरल रेखा हो जाता है। ये मुख्य तौर पर ये है सरल रेखा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जब कभी भी आंकड़ों को हम बहुभुजाओं के द्वारा, बहुत सारे रेखाओं के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, तो आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। बहुभुज इसका नाम ही है जिसको कि बहुभुजाओं वाला कहते हैं, पॉलीगॉन। तो हम अब सरल रेखा, अब यहां पर देखिए कि सपोज मान लीजिए कि ये 5 से 10 है, 10 से 15 है सपोज, फिर 15 से 20 है। अगर सपोज ऐसे होने चाहिए कितना, तो चलिए 11 से 15 वगैरह। अब यहाँ पर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ का मध्य बिंदु क्या है, तो 10 और 5 15, तो 10 और 5 15, 15 का क्या होगा, 7.5 होगा मध्य बिंदु। इसी प्रकार से यहाँ पर 15 10 25 12.5 होगा। फिर 15 और 20 और 15 35 होगा, 35 का 17 दूना 34, तो 17.5 होगा, यही होगा।
अब यहां पर ये मध्य बिंदु हो गया। अब सरल रेखा मान लीजिए कि सरल रेखा यहां पर क्या है कि 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 7 है। अब सरल रेखा अगर 7 है इस प्रकार से, तो हम इसको किस प्रकार से दर्शाएंगे? तो इसको हम एक कल्पित भी मान सकते हैं, हम इसको अगर यहां पर इसको हम 0 मान लें कल्पित के रूप में, और सपोज मान लीजिए कि अगर ये क्या है 3.67 मान लीजिए, ये सरल रेखा में ये कितना है 7.8988 सपोज ऐसा अगर है, तो हम कल्पित यहां पर मान लेंगे और कल्पित को यहां पर हम 0 कर देंगे। और चूंकि ये 5 0 से ज़्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे, तो सरल रेखा को यहां पर 4 मान लेंगे अपने सरलता के दृष्टिकोण से। और यहां पर अगर 7.88 है तो हम इसको क्या मान लेंगे, 8 मान लेंगे। तो अब हमें यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपको क्या करना है कि CI पहले दिखाना है। यहां पर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को यहां पर आपको रखना है इस क्षेत्र में। ये जो सरल रेखा है उसको आपको इस क्षेत्र में रखना है। और जो यहाँ पर इस प्रकार से है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 0 से शुरू है तो हम 0 से शुरू करेंगे, फिर यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 कर देंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 कर देंगे। अगर फिर मान लीजिए कि उससे कम यहाँ पर अगर हो जाता है हम उसको ये करेंगे। फिर अगर यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाता है, अर्थात इस प्रकार से ये हम करते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से है, फिर इस प्रकार से है, इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, अर्थात बहुभुजाओं वाला हम इसको प्रदर्शित करते हैं। किसको? तो आवृत्ति बहुभुज को। फिर तीसरा जो आता है आपका, तो तीसरा आता है संचयी आवृत्ति वक्र, जिसको कि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारा कुछ नहीं है। ये जो संचयी आवृत्ति वक्र है ये मुख्य तौर पर संचयी वक्र को ही प्रदर्शित करता है। तो इसमें भी जिस प्रकार से मुख्य तौर पर यहाँ पर सरल रेखा को प्रदर्शित करता था, मुख्य तौर पर यहाँ पर क्या हो जाता है कि संचयी आवृत्ति को यहाँ पर वक्र के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से हम प्रदर्शित करते जाएंगे, जो भी जैसा भी हमें डेटाज रहेंगे हमारे पास उपलब्ध। अगर आप कहेंगे तो हम संपूर्ण तरीके से एक एक बारीकियों को हम बना देंगे। अगर आप बहुत सारे लोग अगर चाहेंगे और बहुत सारे लोग अगर मुझे कमेंट बॉक्स में अगर देंगे तो निश्चित तौर पर हम इसको बहुत सारे विस्तृत ढंग से हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर संक्षेप में बता रहे हैं। तो इसको हम संचयी आवृत्ति के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसको हम संचयी आवृत्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पर संचयी प्रतिशत वक्र या ओजाइव क्या है, तो इसको हम क्या करते हैं, मुख्य तौर पर यहाँ पर संचयी प्रतिशत या ओजाइव जो होता है इसको हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें एक बढ़ जाता है और हम इसको इस प्रकार से भी यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य तौर पर जब हम किसी भी आंकड़ों को अंकों में न दिखा करके बहुत सारे स्तंभों के माध्यम से, बहुत सारे कर्वों के माध्यम से, बहुत सारे रेखाचित्र के माध्यम से, बहुत सारे समंकों के माध्यम से या बहुत सारे बिंदु रेखा के माध्यम से हम जब प्रस्तुत करते हैं, उसको नीरस से सरस बनाने के लिए, उसको अरुचि से सुरुचि बनाने के लिए या उसको बुरा से अच्छा दिखाने के लिए, दूर से ही सरल और सुगमता से हम प्रस्तुत करने के लिए इन सारे तथ्यों का हम प्रयोग करते हैं, खास करके शोध में। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे जब हम शोध कार्य करते हैं तो शोध कार्य को आप पहले तो ये सब सारे आंकड़े आप प्रस्तुत कर देते हैं पहले पन्ने में, और फिर दूसरे में आप क्या करते हैं, तो ये इसको संपूर्ण रूप से स्तंभ के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से, रेखा चित्रों के माध्यम से आप वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि जो देखने वाले हैं वो सारे, उनको सारी चीज़ें, ये जो आंकड़े बहुत सारे आपने प्रस्तुत किया है, उसको सारी चीज़ों को अध्ययन न करना पड़े, सीधे एक बार अगर देखेंगे तो आपका क्या कितना डेटाज किस मामले में कितना है, कौन सा चर कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें उनको एक बार देखने मात्र से उनको समझ में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि इसको आपने बेहतर ढंग से समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।